Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कल हम लोग OSI लेयर शुरू किए थे ना? Yes, sir. ठीक है. ओके. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. चलिए एक बार हम फिर ट्राई करके देखते हैं कि लाइव होता है कि नहीं. कुछ लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है. कुछ नंबर ऑफ यूजर्स का है कि उतना ज्यादा एक साथ एक चैनल पे लाइव कितना सब्सक्राइबर के बाद होता है, ऐसा कुछ है. आई डोंट नो. तो कल भी 2 क्लास लाइव नहीं हो पाया. आज भी तुम लोग का ठीक पहले वाला क्लास जो था वो लाइव नहीं हो पाया. ओके. ना यूजर रिक्वेस्ट एक्सीड द रेट लिमिट नहीं होगा. ओके, लेट इट बी. चलो हम लोग शुरू करते हैं ऐसे ही. हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देख लिए थे एप्लीकेशन लेयर के बारे में डिस्कशन किए थे. प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात किए थे हम लोग. सेशन लेयर के बारे में भी बात की थे. ठीक है. सेशन लेयर ठीक है. परफॉर्म्ड बाय. ठीक. आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में. ठीक है. एक छोटा सा रिकैप कर दे हम लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह का काम, सारा काम एक कंप्यूटर नेटवर्क में हो रहा है, उन सारे कामों को उनके नेचर के हिसाब से बांटा गया है 7 क्रम में. ठीक है. इसी को बोल रहे हैं हम लोग कि वो 7 लेयर है और उस 7 लेयर में स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन लेयर से. देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बता दूं तुमको. हम तुमसे पूछे विच वन इज द फर्स्ट लेयर. ठीक है. तो फर्स्ट लेयर कैसे समझेंगे कौन सा है. अगर जो सेंडर मशीन है उसके लिए तो फर्स्ट लेयर हो गया मेरा एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. वहीं से डेटा शुरू हुआ और धीरे 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 आया और हम भेज दिए.
रिसीविंग मशीन के लिए अगर समझो तो उसको डेटा पहले कहाँ मिलेगा, फिजिकल लेयर में मिलेगा। तो उस रिसीविंग मशीन के लिए जो फर्स्ट लेयर हो गया वो मेरा फिजिकल लेयर हो गया। ओके तो मेरा एप्लीकेशन लेयर वो एप्लीकेशन के बारे में बताता है जो एप्लीकेशन डेटा क्रिएट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। द डेटा which has to be sent on the over the internet over the network is produced by that application layer. ट्रांसपोर्ट लेयर उसको ट्रांसलेट करता है, उसको नेटवर्क लैंग्वेज में जो वो डेटा नेटवर्क में भेजा जाए इसके लिए उसको इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर और क्या करते हैं, उसको अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसको कंप्रेशन भी अलाउ करता है, और कंप्रेशन करने के बाद जो फाइनल डेटा है उसका इंक्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन लेयर कर देता है। फाइनली सारा काम करने के बाद एक फाइनल डेटा तैयार होता है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और कंप्रेस्ड फॉर्म में है। जो काम प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे किया है, ठीक इसका उल्टा काम जो जितना काम प्रेजेंटेशन लेयर किया उससे सारा का सारा इसका किया हुआ काम अंडू करना है। किसको? रिसीविंग मशीन के प्रेजेंटेशन लेयर को। ओके जैसे इंक्रिप्शन हुआ तो वहां डिक्रिप्ट होगा, कंप्रेशन हुआ तो फिर डिकम्प्रेस किया जाएगा, फिर SKI BDIC यूज करके इसको इनकोडेड किए थे तो उसको डिकोडेड भी करना पड़ेगा, तब जाके वो मैसेज बनेगा और उस एप्लीकेशन को फिर दिया जाएगा तो वो वहां पड़ेगा। इसके बाद तीसरा लेयर था सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम था डायलॉग कंट्रोल करना, सेशन मेंटेन करना, ठीक है, वो सारा का सारा काम सेशन लेयर का था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? सर सीमेंटिक्स मींस एक बार बता दीजिए सर। सीमेंटिक्स मतलब है जैसे किसी भी डेटा का मीनिंग क्या है। सीमेंटिक्स सीमेंटिक्स का मतलब जैसे वो डेटा जो है वो नेटवर्क के लिए मीनिंगफुल हो जाए, नेटवर्क में भेजा जाए ऐसा डेटा हो जाए, ठीक है, दैट इज द सीमेंटिक्स। Transport layer. The basic function of the transport layer is to accept data from the session layer and split it up to the smaller unit, that is segment. Okay. Then pass this to the network layer and ensure that all the pieces arrives correctly at the other end. Furthermore, all this must be done efficiently and in a way that isolate the upper layer from the inevitable changes in the hardware technology. अब क्या हो रहा है, हम लोग मैसेज साइज के बारे में बोल रहे कि हम प्रोटोकॉल जो है वो मैसेज साइज को, मैसेज इनकोडिंग को, ठीक है, और मैसेज कब सेंड करना है, व्हेन इट विल बी सेंड, इस सब को डिफाइन करता है। अब मेरे पास क्या है कि मैसेज तो बहुत बड़ा मैसेज हमको मिल गया, जैसे 1 घंटे का क्लास अभी चलेगा तुम लोग का, 1 घंटा में तो हम बहुत ज्यादा डेटा प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, वीडियो डेटा, ठीक है। वो वीडियो डेटा 1 घंटा का जो लगातार स्ट्रीम ऑफ द डेटा होगा, स्ट्रीम द बाइट्स होगा, कैसे भेजें, कितना बड़ा साइज का डेटा, किस साइज के डेटा में उसको कट करें, ठीक है, सारा का सारा स्ट्रीम बाइट डेटा कैसे भेजेंगे, हमको पैकेट के रूप में भेजना है, वो समझ में आएगा। दूसरा कि अगर मान लो किसी तरह का कोई वीडियो डेटा ना भेज के हम ऐसा कुछ डेटा सेंड करना चाहते हैं इसका साइज बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा साइज का डेटा नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को छोटे छोटे भाग में बांट देना होगा, छोटे छोटे पोर्शन में कट कर देंगे और उसको उस एक ही मैसेज का मल्टीपल पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। उसको बोल रहे हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं कि नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेशन लेयर से इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, कंप्रेस्ड और इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना उस डेटा के साथ हेडर में अपना सेशन का इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया और फाइनली वो डेटा मिला किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर को अब उस सारे डेटा को
ऐसे चंक में डिवाइड करना है ताकि वो भेजा जा सके, इस तरह के छोटे छोटे चंक में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, सारा मैसेज एक बहुत बड़ा था, तो हम लोग को भी अगर किसी को 100 पेज का कुछ नोट्स भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा इन्वेलप में, अगर मेरे पास इन्वेलप का साइज छोटा है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पेज हम हर इन्वेलप में लगा के 10-10 पेज का 10 इन्वेलप बना लिए। यही काम मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर किया और उसको बोल रहे हैं सेगमेंट। ठीक है, दैट मैसेज इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये सारा का सारा सेगमेंट एक ही मैसेज का पार्ट है। ठीक है, एक ही मैसेज का पार्ट है, तो रिसीविंग एंड पे बिल्कुल उसी हियरार्की में अगर हमको सेगमेंट मिलेगा तब तो हम मैसेज बना पाएंगे। ठीक है, तो हम 10 इन्वेलप भेज रहे हैं और हमारे उस पेज पे पेज नंबर नहीं है, तो क्या होगा कि अगर 10 इन्वेलप तुम्हारे पास पहुंचा, कोई पहले पहुंचा कोई बाद में पहुंचा, सब अलग अलग रूट से आ रहे हैं, और तुमको क्या करना है कि सारे का इन्वेलप में से पेज निकालना है और सारे को कंबाइन करके वो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो तुमको क्रिएट करना है। तो कैसे कर पाओगे, कौन सा पहले कौन सा बाद में, इसका कैसे इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा, पेज नंबर नहीं है पहले से। तो एक काम ये हो सकता है कि जब हम 10 इन्वेलप बनाएंगे तो हर इन्वेलप पे लिख दे कि इन्वेलप नंबर 1, ये इन्वेलप नंबर 2, तो तुम्हारे लिए उसको सबको कलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। तो रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो सबका कैमरा ऑन करवा देंगे तुरंत। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, उस मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया। ठीक है, सेगमेंट में बांटने के बाद सेगमेंट नंबर चाहिए था, तो उसमें एक फील्ड अपने तरफ से ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड किया, दैट इज सेगमेंट नंबर। Under transport layer, we need transport layer address called the port number. Port number is used to identify a particular process among the multiple processes running on the destination host. इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ये है कि हम अगर किसी तरह का कोई डेटा ऐसे मेरे सिस्टम से डेटा अलग अलग एप्लीकेशन से क्रिएट हो सकता है। जैसे ब्राउजर से एक डेटा क्रिएट हुआ, ठीक है, एक डेटा क्रिएट हो रहा है जूम से, एक वेबएक्स मीट है उससे कुछ डेटा क्रिएट हो रहा है, और ये सारा का सारा डेटा अपने अपने निर्धारित जो रिसीविंग नोड है उसको मिल रहा है। वहां मिलने के बाद, वहां पहुंचने के बाद जब नीचे से फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर और ऐसा करते करते जब वो ऊपर पहुंचेगा तो किस एप्लीकेशन को दिया जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई डेटा आ रहा है, जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो तो मेरे पास तुम्हारा भी डेटा आ रहा है, तो वो डेटा जूम को ही मिले, जूम ही उसको यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, या किसी और एप्लीकेशन को दे दिया जाएगा? नो सर, वही में मिलेगा सर, जूम को ही मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन इस बात को कैसे इंश्योर करें हम लोग? बात समझ में आ रहा है? हमको ये इस घर में, जैसे मान लो कि कोई घर है जिसका नाम फ्लैट नंबर है A150, ठीक है, A150 सम अपार्टमेंट, उसमें किसको जाना चाहिए उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो लेटर वहां तक तो पहुंच जाएगा कि A50 दरवाजे पे लिखा हुआ है दिस इज A50 और खटखटा के बोले लेटर है, तो वहां से वहां पे 10 लोग रह रहे हैं, बोले किसके नाम से है, तो बोलेगा ये तो नहीं पता। ठीक है, तो जो डेटा डिलीवर होगा सिस्टम पे, तो रिसीविंग सिस्टम उस डेटा का क्या करेगा? वहां पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो वर्ड को भेजे या एंटीवायरस जो अपडेट हो रहा है उसको भेज देगा, जूम को भेजेगा, किसी ब्राउजर में भेजेगा, किस पे भेजेगा? तो उसका निर्धारण करने के लिए हमको जैसे इन्वेलप पे एड्रेस के अलावा प्राप्तकर्ता का हम नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हर पैकेट के साथ हम एक पोर्ट नंबर
हम बात करेंगे पोर्ट नंबर के बारे में, एक पोर्ट नंबर उसमें इंक्लूड हो जाता है और दैट पोर्ट नंबर से पता चलता है कि ये पोर्ट नंबर किस एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, तो at the transport layer we need a transport layer address called port number. A port number is used to identify a particular process among multiple process running at a destination host. ठीक है, so it is responsible for process to process delivery. अब हम कह रहे हैं क्या कि ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग नॉर्मली जो एक्सप्लेन करते हैं बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहने का मतलब क्या कि जिस प्रोसेस से डेटा आ रहा था उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर लगाए और उस पोर्ट नंबर से उस ट्रांसपोर्ट लेयर को पता चल जाएगा कि ये डेटा, ये पैकेट जो आया है फलाने एप्लीकेशन के लिए है, वो उस फलाने एप्लीकेशन के लिए है, तो उस फलाने एप्लीकेशन को डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन उस डेटा का यूटिलाइज करेगा और उसको वो डेटा समझ में आ जाएगा। अगर एरर नहीं हुआ तो एरर तो पहले नीचे भी चेक होगा। ओके, तो हम बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर? सेगमेंटेशन, सेगमेंट बनेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा। फ्लो कंट्रोल कहने का मतलब हम लोग बात किए थे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो कंट्रोल होना अनिवार्य है। अगर आप कितना फास्ट भेज रहे हैं, कितना स्लो भेज रहे हैं, अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो अगर सेंडर बहुत फास्ट डेटा भेजेगा और रिसीवर अगर स्लो डेटा रिसीव कर रहा है तो बहुत सारा डेटा वहां पे लॉस हो जाएगा, वो डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, बफर नहीं कर पाएगा। तीसरा था एरर कंट्रोल करना, डेटा जो आ रहा है मेरे पास उसका एरर चेक करना है, एरर कंट्रोल करना है। एरर है तो और एरर नहीं है तो दोनों कंडीशन में एक प्रॉपर डिसीजन लेना है। और एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, कनेक्शन लेना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब दो तरह का कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और दूसरा है कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में, एक मिनट, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में हम तब तक कनेक्टेड होते हैं जब तक मेरा डेटा सेंड होता रहता है। ठीक है, तो हमको दोनों को, सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज होना पड़ता है, तब जाके कनेक्शन में बात होता है। और दूसरा कनेक्शन लेस, नो नीड टू क्रिएट ए कनेक्शन, हम ऐसे ही डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा जैसे फोन से बात करना, फोन से बात करना, हम और तुम एक साथ अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो हम फोन करेंगे तुमको और तुम फोन पिक करोगे और जितना देर बात होगा उतना देर हम दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा। ठीक है, और अगर हम फोन कर रहे हैं उस समय अगर तुम सिंक्रोनाइज नहीं हो मेरे साथ, मतलब तुम फोन पिक नहीं कर रहे हो, तुम सुनने के या बात करने के लिए सिंक्रोनाइज नहीं हो, ठीक है, सेंडर मशीन के साथ, तो ये कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा और ना बातचीत हो पाएगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसा है कि हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, उधर से आएगा कि हाँ कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, अब आप भेज सकते हैं कोई चीज, तो यहाँ से डेटा हम भेजना शुरू करेंगे, डेटा भेज देंगे। भेजने के बाद कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए फिर भेजेंगे कि भाई अब मेरा डेटा भेजना हो गया, अब कनेक्शन टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क में कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। एक दूसरा तरह का है जो है कनेक्शन लेस, कनेक्शन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम चैट करते हैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे तुमको चैट कर रहे हैं, तो क्या अभी तुमको चैट करोगे हमको तो हम 6 बजे के बाद देखेंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट सिंक्रोनाइज टू योर चैट, तुम चैट कर दिए, नो कनेक्शन, हमको जब मौका मिलेगा तो हम चैट देख लेंगे। तुम हमको ईमेल करते हो, तो हमको ईमेल करते हो और हम अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन अभी स्टैब्लिश नहीं है मेरा, हमको जब कनेक्शन मिलेगा टाइम, हमको जब मन करेगा तो हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और हमको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? तो टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, इसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल है जिसका डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। हाँ बोलो संभव। सर इसमें फ्लो कंट्रोल में यही करना चाहते हैं कि मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो सेंडर और रिसीवर का दोनों का पोर्ट नंबर मतलब रहना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। फिर से बोलो। सर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास सेंडर और रिसीवर का दोनों पोर्ट नंबर होगा तब ना इन टू इन मतलब डिलीवरी मैसेज होगा। नहीं फ्लो कंट्रोल नहीं समझ रहे हैं सर, वो बता दें। हाँ बता रहे, पोर्ट नंबर देखो एड्रेसिंग कैसे होता है। एक एड्रेस तो हुआ ये कि हम आईपी एड्रेस से सिस्टम को भिजवा देंगे वहां पे नेटवर्क पे, ठीक है।
और आईपी एड्रेस के बाद सिस्टम पर जब वहां जाएगा तो वहां पे पूरा एक बहुत बड़ा लैन है, ये सबका आईपी एड्रेस से की जाता है। तो हमको सबसे पहले, अच्छा ध्यान दो कि इनवेलप पे जो एड्रेस लिखते हैं लेटर भेजने समय कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, फिर उसका मकान का नंबर लिखते हैं, हाँ, कॉलोनी का एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद हाँ पहले उस अपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, अपार्टमेंट का एड्रेस, अपार्टमेंट का नाम, फिर कॉलोनी का नाम, फिर सिटी का नाम, फिर स्टेट का नाम, तब कंट्री का नाम, ऐसा लिखते हैं ना। यस सर। इतना फर्दर तब जाके वो किसी संभव कुमार के पास पहुंचता है। तो हमारे डेटा के साथ क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ चला, यहाँ डेटा संभव के लिए है, संभव शर्मा के लिए है, और वो संभव शर्मा इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कहाँ रहता नहीं मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि वो इंडिया में रहता है, ठीक है। अब हम जब डिलीवरी करने जाएंगे सिस्टम, तब नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम भेजेंगे इंडिया, फिर बिहार, फिर पटना, फिर फलाने कॉलोनी, फिर फलाना अपार्टमेंट, और डोर नंबर, हाउस नंबर, और तब जाके वो पर्सन के पास जाएगा। तो हम ठीक उसी तरह का एड्रेसिंग हमारे नेटवर्क पे भी होगा, ठीक है। अगर एक 25, 30 या 50 कंप्यूटर का नेटवर्क है, और उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है जो हमको मिला हुआ है किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से, उस इंटरनेट हमको अगर तुम जो मैसेज भेजोगे इस सब जगह आएगा। यहाँ पे आने पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आने के बाद तो अब खोजना पड़ेगा ना उस सिस्टम को, ठीक है। तो वहां जाने के बाद क्या करते हैं, अपार्टमेंट खोजते हैं। यहाँ से अगर कोई बोले कि मंजूला अपार्टमेंट कहाँ पे है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर उस कॉलोनी में जाके पूछोगे तो बता देगा सब लोग। उस कॉलोनी में Yes. जाके मंजिला अपार्टमेंट पूछेंगे तो पता चल जाएगा, मंजिला अपार्टमेंट में जाके पूछेंगे संभव शर्मा कौन है तो बता देगा, यहाँ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पूरे विश्व में, आईपी एड्रेस, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस से हमको पता चलेगा वहां जाने के बाद उस पूरे लैन, एक बड़े से लैन में एक पर्टिकुलर सिस्टम पे उस डेटा डिलीवर करने का कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस से उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आ गया, मतलब इस सिस्टम पे डेटा आ गया, इस सिस्टम पे डेटा तो आ गया, लेकिन इस सिस्टम पे डेटा आने के बाद वो डेटा किस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया जाए, पर्सन का नाम सबसे ऊपर में, ठीक है। तो वो पर्सन का नाम होना चाहिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पोर्ट निर्धारित है, अलग अलग पोर्ट निर्धारित है। जैसे ब्राउजर हमारा चलता है, HTTP प्रोटोकॉल चलता है, वो 80 पे चलता है, 8080 पे चलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ ब्राउजर से कोई डेटा निकला और तुम्हारे सिस्टम पे पहुंचा, और तुम्हारे सिस्टम पे वो डेटा बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा होगा, तो कहाँ जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई देखो 80 पोर्ट है, तो यही वाला इसी पे जाना है हमको। तो वो डेटा चूंकि उस पोर्ट पे उस सेगमेंट में लिखा हुआ है 80 पोर्ट, उस पोर्ट पे जल्द भेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर के यहाँ एक रास्ता है जिसमें सारे पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर सब आते हैं, उनका अपना अलग रास्ता है, उधर से आके अपने चबर में बैठ जाते हैं। इसी तरह से मान लो कि कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें स्टाफ के जाने का अलग रास्ता है, और जो पब्लिक है उसके जाने का अलग रास्ता है, और जो सीनियर ऑफिसर्स जा रहे हैं उनके लिए अलग रास्ता है, बहुत सारा रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो जो जैसा ओहदे का होगा उस रास्ते से जाएगा, सबका अलग अलग रास्ता बटा हुआ है। तुम अगर सीनियर अधिकारी हो और तुमको गेट नंबर 1 दिया गया तो तुम गेट नंबर 1 से जाओगे, तुम जूनियर अधिकारी हो तुमको गेट नंबर 2 दिया गया तो 2 से जाओगे, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनको स्पेशल गेट नंबर दिया गया, उससे जाएंगे। हम जनरल पब्लिक है तो हमको अलग गेट नंबर दिया गया। तो पोर्ट नंबर समझो ऐसा ना कि हमारे सिस्टम पे जितना एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना गेट नंबर है, सबका अपना गेट नंबर है, और उसी गेट नंबर से उसको इंटर करना है उसमें। तो एक मेरे पास डेटा आया, उस पर लिखा हुआ था गेट नंबर 80, तो गेट नंबर 80 में जाएगा, वो गेट नंबर 80 में जाएगा। और गेट नंबर 80 किसका है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल का जो ब्राउजर में चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग FTP का प्रोटोकॉल, जितना प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, सबका अपना अपना पोर्ट नंबर है, उसी से रिकॉग्नाइज होगा कि किस
प्रोसेस को, किस एप्लीकेशन को, किस प्रोसेस को एक्चुअली वो डिलीवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे क्या होगा बिल्कुल वही कंडीशन है कि मेरे घर में बहुत लोग रहते हैं और मेरे घर के एड्रेस पे कोई लेटर डिलीवर हो और उस पर बंदे का नाम ही ना लिखा हो, बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसको चाहिए, कौन रिसीव करेगा, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मेरे पास कोई डेटा आए और वो डेटा अगर अपने सिस्टम पे ऐसे ऊपर देखे, देखेगा यहाँ पे वर्ड भी चल रहा है, यहाँ जो क्या कहते हैं एंटीवायरस भी चल रहा है जी, और यहाँ जूम भी चल रहा है, यहाँ ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, हम किस पे जाए? अगर डेटा गलत एप्लीकेशन में डिलीवर हो गया तो क्या होगा? एमएस वर्ड के फाइल को नोटपैड में खोल के देखना क्या होता है। ठीक है, जो डेटा जिस एप्लीकेशन का है उसी एप्लीकेशन में वो कंज्यूम होना चाहिए, अदरवाइज उस डेटा का कोई मतलब नहीं है ना? हम तुमको जेपीजी फोटो भेजें और वो तुम ओपन कर लो नोटपैड एप्लीकेशन में तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो डेटा जा रहा है, जिस एप्लीकेशन के लिए जा रहा है, उसी एप्लीकेशन को मिले, और इसके लिए उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे पूरा डिस्कस करेंगे इस बारे में। अभी सब इतना ही समझो। ठीक है, ओके सर। तो सेगमेंट नंबर एंड पोर्ट नंबर, ये दो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड हो गया। ठीक है, अगर एक बड़ा सा मैसेज था, उसका 10 सेगमेंट बना, 10 सेगमेंट जो था पोर्ट 80 के लिए था, तो सब में 80 पोर्ट लिखा गया और सब में सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा गया। तो ये रिसीविंग एंड पे जब ये 10 पैकेट पहुंचेगा तो सेगमेंट नंबर के हिसाब से इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और एक कंप्लीट बड़ा सा हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आता है नंबर नेटवर्क लेयर का। ठीक है, कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। नेटवर्क लेयर का कहना क्या है कि हम होस्ट हैं, मतलब ये सेंडर और वो रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर, हम वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे डेटा के साथ ताकि उस सिस्टम पे हम डिलीवर करवा दें, उस सिस्टम पे डिलीवरी हो जाए, इस बात का हम प्रॉमिस करते हैं। और बाद में उस सिस्टम पे जाने के बाद प्रोसेस को कैसे मिलेगा ये हम नहीं जानते, ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो अब हमारे पास वो डेटा मिल गया पोर्ट नंबर और सेगमेंट नंबर के साथ, जिसको अब नेक्स्ट जो होस्ट है दूसरे कंप्यूटर पर डिलीवरी कराना है, वो नेटवर्क लेयर करेगा। क्या करेगा? नेटवर्क लेयर डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस द मल्टीपल लिंक। ठीक है, अलग अलग रास्ते से जाएगा। इस रास्ते से जा रहा था, यहाँ बहुत सारा पैकेट था, कंजेशन था, डिले हो रहा था, तो दूसरा रास्ता ले लिया। ठीक है, अलग अलग रास्ते से ये नेटवर्क लेयर पहुंचाना है इसका जिम्मेदारी। तो नेटवर्क लेयर यूज द लॉजिकल एड्रेस विच इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, हम लोग 4 ऑक्टेट में डॉट डॉट करके जो देखते हैं दैट वही हमारा आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पहले तो उसमें पोर्ट नंबर लिख ही दिया था ट्रांसपोर्ट लेयर, और सेगमेंट नंबर भी लिखा हुआ था। अब नेटवर्क लेयर क्या किया, इसको उसमें आईपी एड्रेस लिख दिया, उसका उस सारे सेगमेंट में आईपी एड्रेस लिख दिया गया। ये सारा सिस्टम, सारा जो पैकेट है वो अभी तक सेगमेंट था, अब ये हमारा पैकेट हो गया। ठीक है, तो आईपी एड्रेस ऐड करने के बाद नेटवर्क लेयर बोला द नेटवर्क लेयर हैज 2 मेन फंक्शन, one is breaking up segment into a network packet and reassemble the packet at the receiving end. The other is routing packets by discovering the best path across a physical network. हमको ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या मिला? सेगमेंट। सेगमेंट में हम क्या जोड़ दिए? सेगमेंट में हम जोड़ दिए आईपी एड्रेस, और अब इसको सेगमेंट ना बोल के इसको बोल रहे हैं पैकेट। ठीक है, सेगमेंट बिकम पैकेट। तो नेटवर्क लेयर उस पैकेट को रूट करेगा। तो हम जो आईपी एड्रेस दे रहे हैं ना, रूट करने का मतलब क्या होता है? रूट करने का मतलब डायरेक्शन बताना कि तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ, वहां जाने का रूट क्या है। हम बात करते हैं बेटा, हमको यहाँ मेरा एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा दिया गया है, कौन सा रूट से जाएं। ठीक है, रूट। तो रूट करने के लिए हमारे पास
नेटवर्क लेयर इस आईपी एड्रेस को यूज करता है। राउटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और होता क्या है कि हम जो बात किए थे, बोले थे तुमको कि मेश वाला जो है वो राउटर्स के लिए यूज होता है। तो तुमको याद करो, मेश टोपोलॉजी में सारा का सारा जो नोड हम दिखाए थे सब राउटर है, सब राउटर है। और एक राउटर को किसी जगह पे डिलीवर करना है और ये रूट अगर कंजेस्टेड है या डैमेज है तो क्या करेंगे, हमारे पास कंप्लीट मेश है तो हम किसी डायरेक्शन से भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमको ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी डिसाइड करेगा कि कौन सा रूट अच्छा है, कौन सा रूट बेस्ट है किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए, ओके। और उस तरह से ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द दिस लेयर इंक्लूड्स राउटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर टू द सोर्स नेटवर्क टू द data link layer of the destination network is called routing. Involves decision making at each intermediate node or on where to send the packet next so that it eventually reach its destination. The node which make this choice is called a router. For routing, we require some mode of addressing which is recognized by the network layer. This addressing is different from the MAC layer addressing. वही है मेरा लॉजिकल एड्रेसिंग, दैट इज आईपी एड्रेस। इंटरनेट वर्किंग, द नेटवर्क लेयर इज द सेम अक्रॉस ऑल फिजिकल नेटवर्क सच एज टोकन, रिंग, इथरनेट, किसी तरह का कुछ बात करो, सबका मेरा नेटवर्क लेयर सेम है। Thus, if two physically different networks have to communicate, the packet that arrive at the data link layer of the node which connects these two physically different networks would be stripped of their headers and passed to the network layer. ठीक है, कहने का क्या मतलब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा सिस्टम किसी और प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, किसी और तरह के इंटरनेट को यूज कर रहा है, इंटायरली डिफरेंट है। तुम्हारा सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। प्रोटोकॉल अलग हो सकता है, टोपोलॉजी अलग हो सकता है, टेक्नोलॉजी अलग हो सकता है, कुछ भी। तो क्या मेरा सिस्टम तुम तक मेरा डेटा सेंड किया तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? तो हम नेटवर्क लेयर के पास जब डेटा आएगा तो डेटा लिंक लेयर उस सारे को स्टेप आउट कर चुका होगा और नेटवर्क लेयर के पास सिर्फ वो डेटा आएगा जैसा डेटा उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो डेटा लिंक लेयर उसका अलग होगा, उसके पास आएगा। मेरा डेटा लिंक लेयर और तुम्हारा डेटा लिंक लेयर अलग अलग है, लेकिन क्या हुआ कि डेटा लिंक लेयर लेवल पे आने के बाद हम डेटा उस सारे हेडर को टाइप आउट कर दिए और नेटवर्क लेयर को सिर्फ वो डेटा भेजे जो नेटवर्क लेयर समझ सकता था, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर सब में सेम है, मेरा तुम्हारा और जितना तरह का सब टोपोलॉजी सब में नेटवर्क लेयर मेरा सेम है, तो उस डेटा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। The network layer would then pass this data to the data link layer of the other physical network. Okay. Congestion control. Congestion control कहने का मतलब क्या कि अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हमको या तो वेट करना पड़ेगा और नहीं तो कोई दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क लेयर का काम कंजेशन कंट्रोल भी है। If the incoming rate of the packet arriving at any router is more than the outgoing rate, then congestion will occur. Congestion may be caused by many factors. If suddenly packet begin arriving याद दिला देते हो ना कि कुछ छूट रहा है सर, देखिए और लोग आप ट्रस्ट करके छोड़ दिए हैं, गलत किए। So congestion may be caused by many factors. If suddenly packets begin arriving on many input line and all need the same output line, then a queue will build up. ठीक है, जैसे हम लोग का ट्रैफिक जाम कैसे होता है, बिल्कुल ऐसा ही। If there is insufficient memory to hold all the packet will be lost. अगर राउटर के पास इतना मेमोरी नहीं है कि सारे इनकमिंग पैकेट को स्टोर कर पाए, ठीक है,
तो हमारे पास डेटा कैसे आ रहा है? अगर फिजिकल मीडिया है तो वोल्टेज के रूप में आ रहा है, और वोल्टेज को उसको हम डिकोड कर ले रहे हैं डेटा में और स्टोर कर ले रहे हैं। बेचना होगा तो फिर इसी डेटा का फिर से हम इनकोड करके हम वोल्टेज बना देंगे और भेज देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जितना बफर था सारे डेटा को स्टोर करते चले गए। ठीक है, ये शिबू का डेटा था, ये संभव का डेटा था, ये स्वाति का डेटा था, हम सेव करते जा रहे हैं, सबका डेटा धाए धाए गिरता जा रहा है और इधर आगे डेटा मेरा जा नहीं रहा है। तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद मेरा सारा बफर फुल हो जाएगा। उसके बाद सारा डेटा जो हम कलेक्ट करके रखे हैं, इसको जब तक भेजेंगे नहीं तब तक हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। अब जो डेटा आएगा हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे और वो तो वोल्टेज पल्स में आएगा, है ना, टक से आएगा, गायब। उतना देर में अगर हम पढ़ लेते तो ठीक था। ओके, समझ में आ रही बात? But even if routers have an enough amount of memory, then also congestion may occur. अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि मेमोरी कम है, इसलिए अगर मान लो इन्फिनाइट मेमोरी तो नहीं हो सकता, लेकिन सपोज करो बहुत ज्यादा मेमोरी हम दे देते हैं, फिर भी बिकॉज बाय द टाइम पैकेट रीच टू द फ्रंट ऑफ द क्यू दे हैव ऑलरेडी टाइम्ड आउट। ठीक है, हम याद है तुमको हम लोग क्या बोले थे कि हम डेटा सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद एक खास टाइम तक इंतजार करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि डेटा मेरा नहीं पहुंचा और हम दोबारा डेटा सेंड कर देंगे। ओके, तो हम वो जो टाइम सोच रहे थे वो टाइम, तो ये भी हो सकता है ना कि हमारा वो डेटा कहीं किसी कोलिजन में नहीं पड़ा है, ना डेटा मेरा डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, लेकिन किसी राउटर पे कंजेशन के कारण अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको जैसे ही टाइम आउट हुआ हम वो डेटा फिर भेज दिए। वो तो डेटा राउटर पे खड़ा था वेटिंग में, उसके पीछे फिर खड़ा हो गया, तुरंत टाइम आउट हो गया मेरे साथ साथ सबका टाइम आउट हो गया, जो जितना डेटा वहां पे खड़ा है, मतलब स्टोर है। ठीक है, सब लोग अपना टाइम आउट हुआ, सब लोग फिर डेटा भेज दिया, तो उतना ही डेटा फिर दोबारा आ गया। ठीक है, और अभी भी डेटा नहीं जा रहा है, तो फिर दोबारा आएगा, तो वो रेप्लिकेट होता चला जाएगा पैकेट। और इस तरह से मेमोरी इनफ होने के बाद भी सडनली इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारा वहाँ बफर जो है सब, ठीक है, ऑक्युपाई हो जाएगा। Okay, because by the time packet reaches the front of the queue, they have already time out and duplicates have been sent. All these packets are dutifully forwarded to the next router, increasing the load all the way to the destination. ठीक है, ये इतना ही नहीं, वो सेम पैकेट 3 बार हो गया, सारा का सारा डेटा जब इसको टाइम मिलेगा तो उसको फॉरवर्ड करेगा। ये तीनों का तीनों बंच एक का तीन बार रिपीटेड, ये तीनों का तीनों नेक्स्ट राउटर के भी जाएगा। ठीक है, अगर तब तक अगर टाइम आउट नहीं हुआ तब तो ठीक है, टाइम आउट अगर हो गया तब एक बैच और ले लो। तो ये धीरे धीरे करते पूरे रूट में ये ट्रैफिक बढ़ाता चला जाएगा। अनदर रीजन में भी स्लो प्रोसेसर एंड लो बैंडविड्थ लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी राउटर को इनपुट लाइन जो है वो हमारा हाई बैंडविड्थ का है और आउटपुट वाला लो बैंडविड्थ का है। ठीक है, तो हमको इधर से 150 एमबीपीएस पे हमको मिल रहा है और हम 100 एमबीपीएस पे सेंड कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा बचा रहेगा हमेशा। दूसरा कि राउटर अगर स्लो है, राउटर का प्रोसेसर स्लो है, राउटर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर ना, इट इज समथिंग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। तो अगर उसका प्रोसेसिंग स्लो है तो वो क्या करेगा, कि हर पैकेट को राउटर पे प्रोसेस भी होना है। राउटर पे ऐसा नहीं है कि लाए और भेज दिए, वो उस पैकेट प्रोसेस होगा, पैकेट को पढ़ा जाएगा, जो डेटा लिंक लेयर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इतना करने के बाद तब जाके मेरा काम होगा। तो नेटवर्क लेयर क्या किया कि हम उसको जो सेगमेंट मिला था, जैसे पोर्ट नंबर और सेगमेंट नंबर दोनों लिखा गया, उसमें वो आईपी एड्रेस जोड़ दिया और उसको बोला पैकेट बन गया, पैकेट क्रिएट हो गया। और पैकेट क्रिएट होने के बाद वो अब नीचे डेटा लिंक लेयर को भेजेगा। हाँ शिबू, थोड़ा सा बैक कीजिए सर। और
ये सर ये हम मेन पर्पस नहीं समझ पाए कि सर कंजेशन कंट्रोल का मीनिंग क्या है एक तरह से। कंजेशन कंट्रोल बताया ना, अभी नहीं समझ में आएगा, तुम सिर्फ इतना जानो कंजेशन क्या होता है, कंजेशन क्या होता है और उसको कंट्रोल। अभी तो हम लोग कंट्रोल का बातें कहाँ किए हैं, कंजेशन हम लोग बात की। कंजेशन कहने का मतलब किसी रूट पे पैकेट बहुत ज्यादा जमा हो जाना। क्या नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। नहीं इसका सेंस नहीं समझ पाते कंजेशन में कंट्रोल में होता है क्या आखिर ये हमको। कंजेशन मतलब ट्रैफिक ज्यादा हो जाना, जाम हो जाना। रोड पे ट्रैफिक का कंजेशन नहीं होता है। हाजीपुर पुल देखते हो, हमेशा कंजेशन के कारण जाम हो जाता है, ये सब समझ गए सर, बात समझ रहे हो। तो कंजेशन होने का मतलब क्या हो गया कि इधर से ट्रैफिक जितना ज्यादा इंटर कर रहा है उतने ही फोर्स में, उतने ही फ्रीक्वेंसी पे आगे नहीं निकल रहा है, तो क्यू अप होता जा रहा है, लाइन लगता जा रहा है गाड़ी का, ठीक है। तो मैसेज के साथ भी हुई है, हर मैसेज आएगा, हर मैसेज को राउटर को देखना है, उसको पढ़ना है, उसको नेक्स्ट राउटर कौन सा है, किस पे भेजना है, उसको राउटिंग टेबल के हिसाब से बेस्ट रूट डिसाइड करना है, ठीक है। इतना ही नहीं, उसको उस मैसेज को पढ़ के देखना है कि कहीं एरर तो नहीं है, हम तक जब डेटा पहुंचा तो कहीं इसमें एरर तो नहीं आ गया, ठीक है। ये सब काम करने के बाद अगर प्रोसेसर स्लो है उसका तो प्रोसेसिंग कम टाइम ज्यादा लगेगा। उतना टाइम में पता, एक पैकेट का प्रोसेसिंग कर रहे थे, चलो 10 पैकेट और आ गया, ठीक है। 10 पैकेट का प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ोगे तब तक 100 पैकेट और आ गया, तो इस तरह से मेरा कंजेशन हो जाएगा। और कंजेशन कंट्रोल राउटर पे होगा, मेरे सिस्टम पे नहीं होगा। हाँ संभव। सर कंजेक्शन कंट्रोल को ऐसे मतलब सिंपली समझ सकते हैं ना कि किसी राउटर का लिमिट होता है इनकमिंग पैकेट को लेने के लिए, अगर उससे ज्यादा पैकेट आने लगा तो फिर वहां पे कंजेक्शन हो गया। नहीं ना, हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम क्या किसी सड़क के बारे में बोल सकते हैं कि इतना ही गाड़ी यहाँ से, इसका लिमिट है, इतना से ज्यादा गाड़ी क्रॉस नहीं करा सकते। नहीं सर, उसको मैं ऐसे रेफरेंस ले रहा हूँ जैसे एग्जाम के दिन मतलब वेबसाइट का लोड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ऐसे के दिन जैसा जहाँ पे रिजल्ट निकलता है ना सर, तो वहां पे हमारा उस दिन मतलब ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। एक मिनट सुन, बताते हैं। क्योंकि एकदम 6 लेन वाला रोड, ठीक है, 6 लेन वाला, वो वहां भी कंजेशन हो जाता है कभी कभी, वहां भी कंजेशन हो जाता है। जैसे एक आगे एक हम लखनऊ वाले रूट पे एक एक्सीडेंट हो गया था, 4 लेन बहुत बड़ा था, और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण आगे ट्रैफिक नहीं जा पा रही है, ठीक है, रुका हुआ है। और पीछे से तो ट्रैफिक उधर से दिल्ली साइड से पूरा ट्रैफिक आ रहा है, Yes. तो क्या हो गया, तो हमारा आगे पैकेट निकल नहीं रहा है, गाड़ी को पैकेट मान लो, आगे पैकेट निकल नहीं रहा है और वहीं पे कलेक्ट होता जा रहा है, ठीक, वहीं पे कलेक्ट होता जा रहा है। तो मैसेज के साथ भी यही है, मैसेज जब हम यहाँ से, मेरे सिस्टम से मैसेज निकलेगा तो नियर अबाउट किसी न किसी राउटर पे जाएगा, राउटर पे उस मैसेज को पढ़ा जाएगा और उसका आईपी एड्रेस के हिसाब से इसका रूट तय किया जाएगा, राउटिंग, ठीक है। कि अच्छा इस यहाँ पे है तो इसको एक काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, लेकिन उधर भेजेंगे तो कहीं उधर कंजेशन तो नहीं है, नहीं उधर कंजेशन नहीं, इधर कंजेशन है, ठीक है। तो इस तरह से राउटिंग का काम होगा, देख के कि किधर कंजेशन नहीं है उधर राउटर भेजेगा उसको। अगर किसी तरह से कंजेशन कंट्रोल कहने का मतलब यही, कंजेशन जब हो जाएगा, ठीक है, तो कंजेशन ना हो इसके लिए कुछ मेजर्स लेना है, वो प्रोटोकॉल में डिस्कस करेंगे। कंजेशन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ये समझने के लिए कंजेशन क्यों होगा, वाई, कंजेशन होने का बहुत सारा कारण है, ठीक है। यहाँ से इस राउटर से उस राउटर जाने के लिए 5 लाइन था मेरे पास, मेश कनेक्शन था ऐसा, 5 लाइन था, उसमें 2 या 3 लाइन खराब हो गया, तब सारा का सारा लोड दो ही लाइन पे है, तो कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा रीजन है, तो हम लोग जब नेटवर्क लेयर डिस्कस करेंगे तब डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक तुमको स्नैपशॉट दिखाना चाह रहे हैं कि नेटवर्क में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब डेटा लिंक लेयर का बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इससे आता है। Data link layer. The data link layer is the second layer in the OSI model above the physical layer, which ensures that the error-free data is transferred between the adjacent node in the network. इसका काम सेंडर और रिसीवर से एकदम परे है, ठीक है। ना ही सेंडर को जानता है ना रिसीवर को जानता है, किसको जानता है कि ये डेटा लिंक लेयर का काम ये है कि इस नोड पे अभी हम हैं,
अगले नोड पे जाएगा, अगले नोड तक सही सलामत डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ऑफ दिस सिस्टम ensure that only that the data packet will deliver to the next node only, but it will deliver correctly to the next node. इतना ही हमको जानना है। तो उस सिस्टम का डेटा लिंक लेयर इंश्योर करेगा कि मेरे पास जो डेटा आया है नोड 1 से नोड 2 पे, वो डेटा ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर डेटा ठीक ठाक है तो ओके, ठीक है। अब नोड 2 से नोड 3 पे जाएगा तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि डेटा लिंक लेयर का जो है वो नोड टू नोड है। तो जितना इंटरमीडिएट नोड पे जो डेटा सप्लाई होगा, ट्रांसफर होगा, वो सारा का सारा डेटा लिंक लेयर द्वारा टेक केयर किया जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया नोड टू नोड, नोड टू नोड ऐसे से, ठीक है। और दूसरा हो गया होस्ट टू होस्ट, ठीक है, होस्ट टू होस्ट। और उसके ऊपर वाला हो गया प्रोसेस टू प्रोसेस। हो गया ना डिलीवरी। हम उस स्टेट में भी पहुंच गए, उस टाउन में पहुंच गए, उस अपार्टमेंट में पहुंच गए और उस बंदे के पास भी पहुंच गए। ठीक है, तो हमारा लेटर कैसे जा रहा है? तो यहाँ से पोस्टमैन साहब निकाले थे, तो यहाँ से ले, उनका काम था कि लेके जाके पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर देना बस। तो डेटा लिंक ले पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, तो पोस्ट ऑफिस में जो शॉर्टिंग वॉटिंग जब जितना प्रोसेसिंग होना था हो गया। अब उसको अब एक दूसरा स्टाफ था, वो क्या किया, उस सारे लेटर को उठा के जाके जीपीयू में मेन पोस्ट ऑफिस में जाके दे आया। डेटा लिंक लेयर, उसको और कोई काम नहीं था, यहाँ से उठाया वहां दे दिया, काम खत्म मेरा। ठीक है, तो अब वहां मेन पोस्ट ऑफिस वाला क्या किया, उसको लोड किया, लोड करने के बाद जाके रेलवे स्टेशन पे दे आया। डेटा लिंक लेयर, नोड टू नोड बस। अभी इसमें से कौन सा लेटर दिल्ली जा रहा है, कौन सा मुंबई जा रहा है, नहीं पता। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर का क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज डेटा लिंक लेयर इज सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल above the physical layer, which ensures that the error-free data transferred between the adjacent node in the network. Okay. It breaks the packet passed down by the network layer and convert them into the frame ready for transfer. सेगमेंट पैकेट बन गया था। पैकेट के बाद जब डेटा लिंक लेयर के पास आया, तो डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट को कैसे भेजेगा, नेक्स्ट को कैसे भेजेगा? तो नेक्स्ट को भेजने के लिए उसको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तब डेटा लिंक लेयर क्या किया ना, डेटा मिला, अच्छा इसको कहाँ भेजना है, उसको वहां भेजना है, वहां का मैक एड्रेस पता चल जाएगा। हम बताएंगे कैसे पता चलेगा। ठीक है, मेरे नेटवर्क में मेरा नेक्स्ट नोड कौन सा है, उसका हम कैसे मैक एड्रेस जान सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, हमको बताएंगे तुमको। ठीक है, जब नेटवर्क कमांड्स बताएंगे तो बताएंगे। तो हमको मैक लेयर वो लिख के भेज दिए, तो यहाँ जैसे ही नेटवर्क में जाएगा उस मैक लेयर उस सिस्टम को मिल जाएगा। तो जब हम डेटा लिंक लेयर जब उस पैकेट को क्रिएट करेगा अपने हिसाब से कुछ को जोड़ के, ठीक है, तब उसको बोलेगा फ्रेम। क्या बोलेगा? फ्रेम। तो पहले सेगमेंट था, उसके पहले मैसेज था, सिंपल मैसेज था, इनकोडेड मैसेज था, उसका सेगमेंट बना और सेगमेंट को पैकेट बना दिया नेटवर्क लेयर। ठीक है, और अब डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम बना दिया। अब वो फ्रेम डिस्पैच करने के लिए रेडी है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। पॉइंट टू पॉइंट, सॉरी, नोड टू नोड, होस्ट टू होस्ट और प्रोसेस टू प्रोसेस, सब तरह का इसमें डेटा है। अब इसको खाली नेटवर्क पे दौड़ा देना है। ओके, it provides two main functionalities: reliable data transfer service between two peers network layer, flow control mechanism which regulates the flow of frames such that data congestion is not there to slow receivers due to fast senders. ठीक है, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ भी यूज होगा दो नोड के बीच में। ठीक है, this layer provides reliable transmission of the packet by using the services of the physical layer which transmit bit over the medium in an unreliable fashion. This layer is concerned with framing, breaking input data into frames, typically a few hundred bytes, and caring about the frame boundaries and the size of the each frame. कितना साइज होगा फ्रेम का, उसका बाउंड्री। ठीक है, कहने का मतलब कि हम अगर तुमको डेटा भेज रहे हैं,
हम तुमको डेटा भेज रहे हैं, तो अगर एक साथ तुमको 3-4 फ्रेम डेटा मिलेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ही डेटा था, इसके बाद वाला डेटा नहीं है। ये एक फ्रेम का डेटा था और इसके बाद यहाँ वाला दूसरा फ्रेम का डेटा था। तो फ्रेम बाउंड्रीज को क्रिएट करना, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कौन भेजेगा? डेटा सेंड होने का। सेंड बाय द रिसीविंग एंड टू इन्फॉर्म द सोर्स दैट द फ्रेम वाज रिसीव्ड विदाउट एनी एरर। एक्नॉलेजमेंट डेटा लिंक लेयर भेजेगा। सीक्वेंस नंबर टू एक्नॉलेज विच फ्रेम वाज रिसीव्ड। जैसे मान लो हम तुमको 10 फ्रेम भेज रहे हैं, 10 सेगमेंट बना था, 10 पैकेट बना और मान लो 10 फ्रेम ही बना, तो हम तुमको 10 फ्रेम भेज रहे हैं, तुम एक्नॉलेजमेंट भेजोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रेम मिला कौन सा फ्रेम नहीं मिला? ठीक है, तो हम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से पता चलेगा कि तुम्हारा जो एक्नॉलेजमेंट होगा उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा सीक्वेंस नंबर तुमको मिल गया है और कौन सीक्वेंस नंबर को हमको भेजना है। एरर डिटेक्शन कैसे होगा? द फ्रेम वाज डैमेज और नॉट और डुप्लीकेट लीडिंग टू एरर। तो एरर डिटेक्शन का काम भी डेटा लिंक लेयर पे होगा, ठीक है, जो कि नोड टू नोड होता चला जाएगा। रिट्रांसमिशन, अगर पैकेट द पैकेट इज विल बी रिट्रांसमिटेड इफ द सोर्स फेल टू रिसीव द एक्नॉलेजमेंट। हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो हम डेटा को दोबारा भेज देंगे। फ्लो कंट्रोल नेसेसरी फॉर द फास्ट ट्रांसमीटर टू कीप पेस विद द स्लो रिसीवर। फ्लो कंट्रोल इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो डेटा लिंक लेयर का 2 सब लेयर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर है। एक तो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं LLC। इट डील्स विद द प्रोटोकॉल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, etc। और दूसरा पार्ट है इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इट डील विद द एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द मीडिया, दैट इज मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन। हम लोग अभी टोकन के बारे में उस दिन बात कर रहे थे। टोकन क्या था? टोकन एक तरह से मीडिया एक्सेस के लिए तुमको दिया गया एक राइट था, उतना देर के लिए जितना देर के लिए टोकन तुम्हारे पास रहेगा। तो इस तरह से डेटा लिंक लेयर इस चीज को रिजॉल्व करता है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा। ओके, हाँ बोलो शिबू। सर एक्नॉलेजमेंट उसके पास होगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं सर। एक्नॉलेजमेंट क्या फिर से बोलो? एक्नॉलेजमेंट तो बताएं सर पीछे सर, हाँ। बैक, तो उसका मतलब बोलते थे एक्नॉलेजमेंट उसके पास होगा, ये नहीं समझ रहे हैं सर। एक्नॉलेजमेंट नहीं समझ अच्छा ठीक है, हम तुमको एक लेटर भेजे। पहले ऐसा हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट का जो लेटर यूज करते थे, खासकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे या किसी को रजिस्ट्री करना चाहे तो एक अलग से एक्नॉलेजमेंट जैसा एक आता था, उसको उस पर टिकट साट के अपना एड्रेस, सेल्फ एड्रेस लिख के उसको स्टेपल कर देना था। ठीक है, कल के डेट में तुमको हम लेटर भेजे, तुमको मिल भी गया और तुम बोलोगे नहीं मिला है तो हम कैसे लेंगे? तो पोस्टमैन क्या करता था कि जैसे डिलीवर करता था उस समय उसको डिटैच कर लेता था। एक्नॉलेजमेंट वाले एक पोस्ट वो देखे हो ना, पोस्ट कार्ड जैसा होता था, छोटा सा सेल्फ एड्रेस, कोई इन्वेलप नहीं, कार्ड है बस, बिल्कुल सिर्फ मेरा एड्रेस, हम अपना एड्रेस लिख दिए हैं और तुम्हारे इन्वेलप के साथ उसको अटैच कर दिए और तुम्हारे एड्रेस, तुम्हारे इन्वेलप पे तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है, वो जा रहा है तुम्हारे पास। जैसे ही तुमको डिलीवर होगा, पोस्टमैन का काम है कि तुमको लेटर देने के पहले उसको निकाल लेगा और अपने पास रख लेगा, उसको पोस्ट कर देगा मेरे पास। ठीक है, तो वो जो पेज है थोड़ा सा, वो मेरे पास पहुंचेगा 2, 4, 5 दिन के बाद। तो हम वो जो पहुंचेगा उसको हम देखेंगे तो समझ जाएंगे ना कि ये लेटर तुमको मिल गया है। बोलो शिबू। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हमको कंफर्मेशन चाहिए रिसीविंग सिस्टम से कि उसको मेरा मैसेज मिला कि नहीं मिला। तो हम डेटा पैकेट भेजेंगे तो तुम रिस्पांस में कुछ भेजोगे ना कि हाँ मिल गया। ठीक है, बोलोगे मिल गया, मतलब ठीक है नेक्स्ट ले लो, अगला हम मैसेज भेजते चले जाएंगे। तो यही इसी को बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट कि एक्नॉलेजमेंट सेंट बाय द रिसीवर receiving in to inform the source that the frame was received without any error। हाँ बोलो। जैसे कि सर एक एग्जांपल बताते हैं सर मेरे हिसाब से, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हैं, एक डबल क्लिक लग जाता है सर कि वो देखा मेरा मैसेज लिया कि नहीं लिया, तो हमको यहाँ डबल क्लिक ऑप्शन क्लिक हो जाता है। हाँ, तो डिलीवरी के लिए डबल क्लिक लगा ना, डबल क्लिक लग गया तो डबल टिक हो गया, मतलब डिलीवर्ड हो गया, दैट इज डिलीवर्ड। तो एक तरह से हमको पता चल गया डिलीवरी है। ये तो यूजर लेवल पे ना,
ये तो हमारे लिए, तो हमारे सुविधा के लिए देख के पता चल सके। लेकिन नेटवर्क लेवल पे कैसे होगा? मान लो वो डेटा डिलीवर नहीं हुआ, तुमको तो लग रहा है कि थोड़ा देर बाद डिलीवरी हुआ, लेकिन थोड़ा देर बाद वो हो गया, लेकिन क्या पता कि उस दौरान वो डेटा रास्ते में पहुंचा ही नहीं था, रास्ते में वो डेटा करप्ट हो गया और वो डिस्कार्ड कर दिया गया। दोबारा जब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा सिस्टम या कोई राउटर उसको दोबारा सेंड किया, वो भी डेटा कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो तीसरा बार भेजा गया, तब जाके मिला, तब तुमको 2 टिक दिखाई दिया। समझ में आ रही बात? तुम 2 टिक देखे तो तुम समझ गए, मिल गया। कभी कभी होता है किसी को मैसेज भेजो तो वो डबल टिक होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा संभावना है, हम नहीं करें, ऐसा ही होता होगा, ऐसा संभावना है कि वो डेटा भेजा गया और बीच में वो खराब हो गया, करप्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और एक्नॉलेजमेंट नहीं आने के बाद वो डेटा टाइम आउट पीरियड के बाद फिर दोबारा भेजा गया, वो भी खराब हो गया, दोबारा भेजा गया, वो भी खराब हो गया, चौथी बार में पहुंचा, जब चौथी बार में पहुंचा तब तुमको दिखा टिक मिल गया, ठीक है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हम सारा का सारा सिस्टम है, सबको मीडिया चाहिए, सबको मीडिया चाहिए। हम कैसे भेजेंगे नेटवर्क में? अगर हमको वायरलेसली भेजना है तो हमको वो हर्ट्ज चाहिए, जिस हर्ट्ज पे सब लगा हुआ भेजने के लिए, ठीक है। और हमको अगर तार से जुड़े हुए हैं तो हमको वो तार चाहिए, तो कैसे कंट्रोल होगा? तो उसका कंट्रोलिंग भी डेटा लिंक लेयर करेगा, उसका कंट्रोलिंग में डेटा लिंक लेयर करेगा कि सारे कोलिजन को डिटेक्ट करते हुए और डेटा कैसे सेंड किया जाए, कब कौन सा सिस्टम डेटा भेजेगा, पूरा का पूरा मीडिया मतलब वो तार, वो मीडियम, एक्सेस मतलब उसको एक्सेस करना, ठीक है। तो ऑल द नोड्स जब मीडिया को एक्सेस करेंगे तो कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बताता है। आज यही अगले क्लास में हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल लेयर से आगे का सफर शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास मत छोड़िएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे का तीनों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलता है। हाँ शिबू बोलो। सर वो जो एलएलसी था सर, लॉजिकल क्या था वो? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये सर वो थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो था, हम क्या बात की कि जैसे फ्लो कंट्रोल करना है, डेटा कंट्रोल, वो डेटा लिंक लेयर का जो है ना, हम लोग याद करो OSI मॉडल जब बात करे थे तो क्या बात किए थे कि हमारे पास सब का सब एक जैसा काम वाला लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के जिम में 2 काम पड़ा। एक तो काम ये पड़ा कि आप सारा का सारा फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल वाला सब काम आप करिएगा, और साथ में ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ये भी आप ही करना है। तो दोनों 2 तरह का काम था, और हम कहते हैं कि डेटा लिंक लेयर ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। तो उसको अलग अलग करने के लिए बोला गया डेटा लिंक लेयर का 2 सब लेयर है, एक लेयर ऊपर वाला LLC और दूसरा वाला मैक लेयर है। तो LLC का काम क्या है कि वो फ्लो कंट्रोल करेगा, डेटा कंट्रोल करेगा, एक्नॉलेजमेंट वगैरह काम वो देखेगा, सारा काम वो करेगा। सिर्फ मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम दूसरा सब लेयर करेगा, जिसको बोलते हैं मैक सब लेयर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके बाय।